बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो आपके घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम कक्षा 11 की पढ़ाई के साथ शुरुआत करते हुए फिजिक्स में ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण पार्ट को पढ़ेंगे। उसके बाद कक्षा 12 में हम केमिस्ट्री में डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ेंगे और फिजिक्स में किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र पार्ट को पढ़ेंगे। याद रहे बच्चों कि आप सभी को एपिसोड देखने के बाद अपने पाठ्य पुस्तक से इस पार्ट को जरूर पढ़ लेना होता है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए और आपके किताब में दिए गए सभी सवालों को भी बना लेना होता है। तो अपना कॉपी और कलम ले लीजिए बच्चों और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज के भौतिक विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय गुरुत्वाकर्षण के तीसरे भाग को समझेंगे। आइए जानते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद पलायन चाल को समझेंगे, जिसे पलायन वेग भी कहते हैं, और अंत में भू उपग्रह के बारे में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले विषय के साथ और जानते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि जिन बलों द्वारा किया गया कार्य चले गए पथों पर निर्भर नहीं करता है, वे बल संरक्षी बल होते हैं तथा ऐसे बलों के लिए ही किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा की कोई सार्थकता होती है। दोस्तों, गुरुत्व बल एक संरक्षी बल है तथा हम किसी पिंड में इस बल के कारण उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा, जिसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, का परिकलन कर सकते हैं। दोस्तों, अब यदि पृथ्वी के पृष्ठ से h1 ऊंचाई पर स्थित किसी बिंदु तथा इसी बिंदु के ठीक ऊर्ध्वाधर ऊपर h2 ऊंचाई पर स्थित किसी अन्य बिंदु पर विचार करें, तो m द्रव्यमान के किसी कण को पहली स्थिति से दूसरी स्थिति तक ऊपर उठाने में किया गया कार्य, जिसे हम W12 द्वारा निर्दिष्ट करते हैं। अब इस कार्य का परिमाण हमें कुछ इस समीकरण से मिलेगा। W12 बराबर बल गुने विस्थापन बराबर हो जाएगा दोस्तों mg ब्रैकेट में h2 माइनस h1। दोस्तों, अब यदि हम पृथ्वी के पृष्ठ से h ऊंचाई के बिंदु से कोई स्थितिज ऊर्जा यानी कि WH संबंध करें, तो हमें समीकरण कुछ इस प्रकार मिलेगा। WH बराबर mgh प्लस W नॉट। यहाँ W नॉट दोस्तों नियतांक को बताता है। अब यह स्पष्ट है कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा समीकरण W12 बराबर W गुने H2 माइनस W गुने H1 द्वारा दिया जाएगा। इस प्रकार कण को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य ठीक इस कण की अंतिम तथा आरंभिक स्थितियों की स्थितिज ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होगा। अब दोस्तों, समीकरण में h बराबर 0 रखने पर हमें WH बराबर 0 यानी कि W नॉट प्राप्त होता है। h बराबर 0 का अर्थ यह होगा दोस्तों कि दोनों बिंदु पृथ्वी के पृष्ठ पर स्थित है। इस प्रकार W नॉट कण की पृथ्वी के पृष्ठ पर स्थितिज ऊर्जा को दर्शाती है। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि पृथ्वी के बाहर के किसी बिंदु पर स्थित किसी कण पर लगे गुरुत्वीय बल की दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर निर्देशित करती है तथा इस बल का परिमाण समीकरण F बराबर कैपिटल G गुना ME गुना स्मॉल m बटे R स्क्वायर द्वारा दिया जाएगा। यहाँ ME पृथ्वी का द्रव्यमान को बताता है, स्मॉल m कण का द्रव्यमान को बताता है तथा R कण की पृथ्वी के केंद्र से दूरी को बताता है। अब दोस्तों, यदि हम किसी कण को R बराबर R1 से R बराबर R2 तक ऊर्ध्वाधर पथ के अनुदिश ऊपर उठाने में किए गए कार्य को परिकलन करें, तो हमें समीकरण कुछ ऐसा मिलेगा। W12 बराबर समाकलन R1 से R2 तक कैपिटल G गुना कैपिटल M गुना स्मॉल m बटे R स्क्वायर गुना dr बराबर हो जाएगा दोस्तों माइनस कैपिटल G गुना ME गुना स्मॉल m
ब्रैकेट में 1/r2 माइनस 1/r1। अब दोस्तों इस प्रकार समीकरण के बजाय हम किसी दूसरी r पर स्थित ऊर्जा WR को इस प्रकार संबंध कर सकते हैं। समीकरण WR बराबर माइनस कैपिटल G गुना ME गुना स्मॉल m बटे R जोड़ W1। अब दोस्तों हम परिपाटी के अनुसार W1 को शून्य मान लेते हैं, जिसके कारण किसी बिंदु पर किसी कण की स्थितिज ऊर्जा उस कण को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए जाने वाले कार्य के ठीक बराबर होती है। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव की परिभाषा बिंदु पर किसी कण के एकांक द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा के रूप में की जाती है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि m1 एवं m2 द्रव्यमान के एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए दो कणों की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को बताती है। दोस्तों समीकरण हो जाएगा v बराबर माइनस g गुना m1 गुना m2 बटे r। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पलायन चाल किसे कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न आता है दोस्तों कि क्या हम किसी पिंड को इतने अधिक आरंभिक चाल से ऊपर फेंक सकते हैं कि वह फिर पृथ्वी पर वापस न गिरे। आइए जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर देने में ऊर्जा संरक्षण नियम हमारी सहायता करेगा। आइए पहले जानते हैं पलायन चाल किसे कहते हैं। दोस्तों वह न्यूनतम वेग जिसे किसी पिंड को दिया जाए तो वह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़कर चला जाता है और पुनः लौट कर नहीं आता है, इसे पलायन वेग कहते हैं। आइए दोस्तों पलायन वेग का सूत्र को जानते हैं। पृथ्वी के लिए हम यहाँ पलायन वेग का मान ज्ञात करते हैं। दोस्तों पृथ्वी के तल पर स्थितिज ऊर्जा का मान निम्न सूत्र द्वारा दिया जाएगा, U बराबर माइनस कैपिटल G गुना mm बटे R। अब दोस्तों जब पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सीमा के बाहर होता है तो इस स्थिति में पिंड की स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य हो जाता है। अतः इस स्थिति में पलायन ऊर्जा का मान हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण सीमा पर ऊर्जा का मान माइनस पृथ्वी तल पर ऊर्जा का मान। अब दोस्तों पलायन ऊर्जा का सूत्र ये होगा 0 माइनस ब्रैकेट में माइनस G गुना mm बटे R बराबर आगे हल करने पर समीकरण होगा प्लस ब्रैकेट में Gmm बटे R। अब माना कि किसी पिंड को पृथ्वी तल से VE वेग से फेंका जाता है तो यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर निकल जाती है, अर्थात पृथ्वी तल पर पिंड का पलायन वेग का मान यदि VE हो तो तब पिंड की गतिज ऊर्जा का मान निम्न समीकरण द्वारा दिया जाएगा ke बराबर 1/2 mve²। अब दोस्तों चूंकि पिंड में यह गतिज ऊर्जा उपस्थित है और इसके कारण ही पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल पा रहा है, तो इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि गतिज ऊर्जा पलायन ऊर्जा के बराबर होगी। इस अनुसार समीकरण होगा 1/2 mve² बराबर Gmm बटे R। इस समीकरण को हल करके पलायन वेग यानी कि VE का मान निकालने पर हमें निम्न समीकरण प्राप्त होता है, पलायन वेग बराबर VE। अब दोस्तों समीकरण VE बराबर √2gm बटे R। अब चूंकि गुरुत्वीय त्वरण g का मान निम्न होता है यानी कि स्मॉल g बराबर gm बटे r² होता है। अब ये स्मॉल g का मान यह पलायन वेग वाले समीकरण में जब हम रखते हैं तो पलायन वेग का नया समीकरण प्राप्त होता है जो निम्न प्रकार है VE बराबर √2gr। दोस्तों यहाँ स्मॉल g और re के आंशिक मान रखने पर हमें v बराबर लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड प्राप्त होता है, इसे पलायन चाल कहते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भू उपग्रह के बारे में। दोस्तों भू उपग्रह वह पिंड है जो पृथ्वी के परितः परिक्रमण करते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है जिसकी लगभग वृत्ताकार कक्षाएं हैं और लगभग 27.3 दिन का परिक्रमण काल होता है, जो चंद्रमा के अपनी अक्ष के परितः घूर्णन काल के लगभग समान होता है। दोस्तों अब यदि उपग्रह का द्रव्यमान m तथा v इसकी चाल है तो इस कक्षा के लिए आवश्यक
अभिकेंद्र बल कुछ इस समीकरण से दिया जाएगा। अभिकेंद्र बल यानी कि F बराबर mv² बटे ब्रैकेट में RE प्लस H। यहाँ RE पृथ्वी की त्रिज्या को बताता है। अब दोस्तों यह बल कक्षा के केंद्र की ओर निर्देशित है। दोस्तों अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसका मान समीकरण से कुछ ऐसा मिलेगा। F बराबर कैपिटल G गुना स्मॉल m गुना me बटे RE प्लस H का होल स्क्वायर। दोस्तों इस समीकरण में यहाँ me पृथ्वी का द्रव्यमान को दर्शाता है। अब ऊपर के दोनों समीकरण में दक्षिण पक्षों को समीकृत तथा m का निरसन करने पर हमें नया समीकरण प्राप्त होता है। v² बराबर कैपिटल G गुना me बटे RE प्लस H। इस प्रकार h के बढ़ने पर v घटता है। अब दोस्तों पिछले भाग के समीकरण के अनुसार जब h का मान 0 हो जाता है तो उपग्रह की चाल v होता है। अब समीकरण v² यानी कि h का मान 0 ले तो समीकरण कुछ ऐसा होगा। कैपिटल G गुना me बटे RE बराबर हो जाएगा दोस्तों स्मॉल g गुना RE। इस समीकरण में हम स्मॉल g का मान कैपिटल G गुना me बटे RE का स्क्वायर का उपयोग किया है। अब प्रत्येक कक्षा में उपग्रह 2 पाई ब्रैकेट में RE प्लस H दूरी चाल v से तय करता है, अतः इसका आवर्तकाल कैपिटल T है। अब दोस्तों आवर्तकाल T का मान समीकरण T बराबर 2 पाई ब्रैकेट में RE प्लस H बटे v होगा, जिसे आगे हल करने पर हमें नया समीकरण मिलेगा बराबर 2 पाई ब्रैकेट में RE प्लस H के पावर 3/2 बटे रूट अंडर कैपिटल G गुना me। यहाँ हमने समीकरण से v का मान प्रतिस्थापित किया है। अब समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें नया समीकरण प्राप्त होता है, जो कि t² बराबर k गुना RE प्लस H का क्यूब, जहाँ k का मान 4 पाई स्क्वायर बटे कैपिटल G गुना me लिया गया है। यही समीकरण केपलर का आवर्तकालों का नियम को बताता है, जिसका अनुप्रयोग पृथ्वी के परितः उपग्रहों की गतियों के लिए किया जाता है। इस प्रकार दोस्तों हम आज के वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए जानते हैं एक बार फिर से कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। दोस्तों सबसे पहले हमने गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में जाना और उसके बाद पलायन चाल यानी कि पलायन वेग को भी समझा और अंत में भू उपग्रह के बारे में जाना। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अगली वीडियो में हम सबसे पहले कक्षा में गतिशील उपग्रह की ऊर्जा के बारे में समझेंगे और उसके बाद तुल्यकालिक तथा ध्रुवीय उपग्रह के बारे में जानेंगे और अंत में भारहीनता क्या होती है उसको भी समझेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों अगर आपको इस अध्याय को विस्तार पूर्वक पढ़ना है तो आप कक्षा 11 NCERT बुक से भौतिक विज्ञान पुस्तक से पढ़ सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों का 5वां भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग एफ ब्लॉक के तत्वों को पढ़ेंगे। एफ ब्लॉक के तत्वों को 2 हिस्सों में हम विभाजित करके पढ़ने वाले हैं। जो पहला हिस्सा है वो है लैंथेनॉइड और जो दूसरा हिस्सा है वो है एक्टिनॉइड। हम शुरू करते हैं लैंथेनॉइड से।
सबसे पहले हम बात करेंगे लैंथेनॉइड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। यह देखा जा सकता है कि इन सभी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 6s2 एक समान है, परंतु 4f स्तर पर परिवर्तनशील निमेशन है। इन सभी तत्वों के त्रिधनात्मक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का स्वरूप 4f की पावर n है। अब हम बात करेंगे परमाणु एवं आयनिक आकार की। लैंथेनम से लुटीशियम तक के तत्वों की परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याओं में समग्र हल्स, जिसे हम लैंथेनॉइड आकुंचन कहते हैं, लैंथेनॉइड तत्वों के रसायन का एक विशिष्ट लक्षण है। इसका तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के रसायन पर दूरगामी प्रभाव होता है। यह आकुंचन ठीक वैसा ही है जैसा कि सामान्य संक्रमण श्रेणियों में पाया गया है तथा इसके कारण भी समान है, अर्थात एक ही उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा अपूर्ण परिरक्षण प्रभाव, जिसे हम अंग्रेजी में इम्परफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। लैंथेनॉइड श्रेणी के आकुंचन का संचयी प्रभाव लैंथेनॉइड आकुंचन कहलाता है, जिसके कारण तृतीय संक्रमण श्रेणी की त्रिज्याओं के मान दूसरी संक्रमण श्रेणी के संगत तत्वों की त्रिज्याओं के मानों के लगभग समान हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे ऑक्सीकरण अवस्थाओं की। लैंथेनॉइड में La2 तथा Ln3 यौगिक प्रमुख हैं, फिर भी प्रायः +2 तथा +4 आयन विलयन में अथवा ठोस यौगिकों में उपस्थित रहते हैं। यह अनियमितता रिक्त अर्धभरित तथा पूर्ण भरित F कक्षकों के अतिरिक्त स्थायित्व के कारण पाई जाती है। अतः Ce4 का उत्कृष्ट गैस अभिविन्यास इसके बनने में सहायक होता है, परंतु यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है, अतः यह पुनः सामान्य +3 अवस्था में आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे लैंथेनॉइड के सामान्य अभिलक्षण की। सभी लैंथेनॉइड चांदी की तरह श्वेत तथा नरम धातुएं हैं और वायु में तुरंत बदरंग हो जाती है। परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ कठोरता में वृद्धि होती है। सैमेरियम स्टील की तरह कठोर होता है। इनके गलनांक 1000 से 1200 केल्विन के मध्य होते हैं, परंतु सैमेरियम 1623 केल्विन पर पिघलता है। अनेक त्रिसंयोजी लैंथेनॉइड आयन ठोस अवस्था तथा विलयन में रंगीन होते हैं। इन आयनों का रंग F इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको MCQ में देखने को मिलेंगे। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो F ब्लॉक के तत्व होते हैं या फिर जो लैंथेनॉइड होते हैं, उनमें जो रंग आता है वो किसके कारण आता है। तो वहां पर अगर ऑप्शन होगा कि F इलेक्ट्रॉन, D इलेक्ट्रॉन, S इलेक्ट्रॉन, तो आपको वहां पर F इलेक्ट्रॉन मार्क करना है। La3+ तथा Lu3+ आयनों में से कोई भी रंगीन नहीं है, परंतु शेष लैंथेनॉइड आयन रंगीन होते हैं। तो ये हमने पढ़े लैंथेनॉइड के कुछ सामान्य अभिलक्षण। अभी आपके सामने एक चार्ट आया होगा। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि जो लैंथेनॉइड हैं उनकी अलग अलग तरह की रिएक्शंस हैं। ये चार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और आपको एक बारी में देखना होगा कि लैंथेनॉइड किस तरह रिएक्ट करते हैं। तो ये चार्ट आप अपनी कॉपी में बना लीजिए और इसको हमेशा याद रखिएगा। तो ये हमने पढ़े कुछ सामान्य अभिलक्षण। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्टिनॉइड की। एक्टिनॉइड में PH से Lr तक 14 तत्व हैं। एक्टिनॉइड रेडियो सक्रिय तत्व हैं तथा प्रारंभिक सदस्यों की अर्धायु अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो जो एक्टिनॉइड हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, मतलब वो टाइम के साथ अपने आप को खत्म करते रहते हैं। अगर आप एक एक्टिनॉइड को अभी रख देंगे और उसको कुछ समय के बाद देखेंगे तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको कम मिलेगी, परंतु बाद वाले सदस्यों की अर्धायु का परास 1 दिन से 3 मिनट तक है। लॉरेशियम की अर्धायु 3 मिनट है। बाद वाले सदस्य केवल नैनोग्राम मात्राओं में ही बनाए जा सकते हैं। तो ये कुछ बातें हमने जानी एक्टिनॉइड के बारे में। अब हम जानते हैं कि एक्टिनॉइड का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कैसा होता है।
समझा जाता है कि सभी एक्टिनॉइड में 7s2 विन्यास होता है तथा 5f एवं 6d उपकोशों में परिवर्तनशील निवेश होता है। 14 इलेक्ट्रॉनों का निवेश 5f उपकोश में होता है। थोरियम तक तो नहीं, परंतु Pa एवं इसके आगे वाले तत्वों में नियमित रूप से निवेश होते हुए परमाणु संख्या 103 तक पहुंचने पर 5f कक्षक पूर्ण रूप से भर जाता है। अब हम बात करेंगे एक्टिनॉइड के आयनिक आकार की। आयनिक आकार के संदर्भ में एक्टिनॉइडों की सामान्य प्रवृत्ति भी लैंथेनॉइड की तरह है। श्रेणी में परमाणु अथवा आयनों के आकार में धीरे धीरे क्रमिक हल्स होता है। इसे एक्टिनॉइड आकुंचन के रूप में संदर्भित किया जाता है। अंग्रेजी में एक्टिनॉइड आकुंचन को एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब हम बात करेंगे इनके ऑक्सीकरण अवस्थाओं की। अभी आपके सामने टेबल आई होगी, इसमें आपको सारे एक्टिनॉइड मिलेंगे और उन एक्टिनॉइड के नीचे जो जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं वो शो करते हैं वो आपको दिखेंगी। इसमें भी आप देख सकते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था डी ब्लॉक के तत्वों के टाइम पर, यहाँ पर जो मध्य में एलिमेंट्स हैं वो आपको ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं शो करते हुए नजर आएंगे और जो कोनों में मौजूद हैं उनमें आप देख सकते हैं कि वो सिर्फ 1 या 2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो कर रहे हैं। तो ये कुछ ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं एक्टिनॉइड्स की। अब हम बात करेंगे तत्वों के कुछ अनुप्रयोगों की। हमने जितने भी तत्व पढ़े डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में, इन तत्वों के जो भी अनुप्रयोग हैं हम अब देखने वाले हैं। लोहा तथा इस्पात अत्यंत महत्वपूर्ण निर्माण सामग्री है। कुछ यौगिकों का उत्पादन कुछ विशेष उद्देश्य के लिए होता है, जैसे TiO का वर्णक उद्योग में और MnO2 का शुष्क बैटरी सेलों में। सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में V2O5 SO2 के ऑक्सीकरण को उत्प्रेरित करता है। आपने ये चीज P ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ी होगी कि जो V2O5 है वो हम यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन में, जो कि हमारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है। हम उसमें V2O5 को यूज करते हैं उत्प्रेरक के तौर पर। तो ये कुछ तत्वों के अनुप्रयोग हैं जितने भी हमने पढ़े। आपकी एनसीईआरटी में कुछ और अनुप्रयोग भी हैं जो मैंने यहाँ नहीं बताए, लेकिन आप उनको एक बार जरूर से पढ़िएगा। परीक्षा में अगर ऐसा कोई सवाल आता है जिसमें वो पूछें आपसे अनुप्रयोगों के बारे में, तो आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए कि आप बता सको कि कौन कौन से अनुप्रयोग हैं डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने लैंथेनॉइड के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने एक्टिनॉइड के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी बातें समझ आई होंगी और आपको यह सुझाव दूंगा कि आप इन सब चीजों को एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र का 5वां भाग समझेंगे और इस भाग में हम समझेंगे गोलीय पृष्ठों से होने वाले अपवर्तन को और जानेंगे उत्तल लेंस से होने वाले अपवर्तन को। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने अपवर्तन के बारे में जाना था और देखा था किसी कांच के टुकड़े से होने वाले अपवर्तन को। दोस्तों, कांच के टुकड़े के पृष्ठ समतल होते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे पृष्ठ पर अपवर्तन की परिघटना को समझेंगे जो गोलीय होती है। तो दोस्तों, किसी गोलीय सतह पर अपवर्तन
कुछ इस तरह से होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर गोलीय पृष्ठ का अपवर्तनांक μ2 है, जबकि आसपास में उपस्थित वायु का अपवर्तनांक है μ1। तो त्रिभुज नियम के अनुसार त्रिभुज AOC में I बराबर होगा कोण अल्फा जमा गामा के। और दोस्तों अल्फा और गामा को हम लिख सकते हैं AN/NO जमा AN/NC, या फिर इसे लिख सकते हैं AN/PO जमा AN/PC। इसी प्रकार त्रिभुज AIC में R जमा बीटा बराबर होगा गामा के, यानी यहां से R आता है गामा घटा बीटा, और यहाँ भी गामा और बीटा का मान रखने पर समीकरण आती है R बराबर AN/PC घटा AN/PI। अब दोस्तों जैसा कि हम स्नेल के नियम से जानते हैं कि साइन I बटे साइन R बराबर होता है μ2 यानी कि μ2 बटे μ1 के, और इसे क्रॉस गुणा करके हम लिख सकते हैं μ1 साइन I बराबर μ2 साइन R, या फिर हम लिख सकते हैं कि μ1 I बराबर होगा μ2 R के। तो अब यहाँ इस समीकरण में I तथा R का मान रखें तो समीकरण बन जाती है μ1 ब्रैकेट AN/PO जमा AN/PC, जो बराबर होगा μ2 ब्रैकेट AN/PC घटा AN/PI के। अब क्योंकि दोनों ही ओर AN अंश में उपस्थित है, जिससे ये दोनों ही ओर से कट जाएगा, और अब समीकरण आएगी μ1/PO जमा μ1/PC, जो बराबर होगी μ2/PC घटा μ2/PI के। दोस्तों अब बाईं ओर से अगर हम μ1/PC को दाईं ओर ले जाएं तो समीकरण बन जाती है μ1/PO बराबर μ2/PC घटा μ2/PI घटा μ1/PC, या इसे लिख सकते हैं μ1/PO बराबर μ2 घटा μ1/PC घटा μ2/PI। अब दोस्तों PO, PC तथा PI को उनके सही चिन्ह परिपाटी के साथ रखें तो ये समीकरण बन जाएगी μ1 ऋणात्मक U बराबर μ2 घटा μ1/R घटा μ2/V, या फिर इसे लिख सकते हैं μ2/V जमा μ1 ऋणात्मक U बराबर μ2 घटा μ1/R, और इसे लिख सकते हैं μ2/V घटा μ1/U बराबर μ2 घटा μ1/R। आइए अब समझते हैं कुछ गोलीय सतहों यानी लेंसों के बारे में। दोस्तों दर्पण के ही जैसे लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, अपसारी लेंस जिन्हें अवतल लेंस भी कहते हैं, और दूसरा प्रकार है अभिसारी लेंस जिसे उत्तल लेंस भी कहा जाता है। दोस्तों ये दोनों ही लेंस दिखने में कुछ इस प्रकार के होते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम किसी एक प्रकार यानी कि अभिसारी या उत्तल लेंस से होने वाले अपवर्तन को ही समझेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि एक वस्तु इस लेंस के सामने
कहीं अनंत दूरी पर रखी है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अनंत दूरी से आने वाली किरणें प्रकाशिक अक्ष के समांतर होती हैं और ये सारी किरणें अभिसारित होकर जिस बिंदु पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगी वो कहा जाता है मुख्य फोकस। और दोस्तों, क्योंकि ये प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनता है, यानी इसे किसी पर्दे पर भी लिया जा सकता है और इस प्रकार का प्रतिबिंब कहलाता है वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक होने के साथ साथ ये प्रतिबिंब उल्टा बनता है, जिसका आकार एक बिंदु जितना ही होता है। अब अगली स्थिति में हम वस्तु को उठाकर लेंस के पास रखते हैं, बिंदु 2F से परे। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब बनता है लेंस के पीछे F तथा 2F के बीच कहीं, और ये प्रतिबिंब होता है वास्तविक तथा उल्टा, जबकि इसका आकार होता है वस्तु से छोटा। दोस्तों, अब हम इस वस्तु को उठाकर रखते हैं बिंदु 2F पर। तो इस परिस्थिति में प्रतिबिंब भी बनता है लेंस के पीछे बिंदु 2F पर ही, जिसकी प्रकृति वास्तविक तथा उल्टी होती है, जबकि इसका आकार वस्तु के बराबर ही होता है। अगली स्थिति में हम वस्तु को लेंस के और पास, यानी कि बिंदु 2F और F के बीच में रखते हैं। तो दोस्तों, इस परिस्थिति में प्रतिबिंब बनता है लेंस के पीछे और 2F से परे। इसकी प्रकृति होती है वास्तविक तथा उल्टी, जबकि इसका आकार होता है वस्तु से बड़ा। दोस्तों, अब अगली परिस्थिति में हम वस्तु को लेंस के और पास, यानी कि लेंस के फोकस पर रखते हैं। ऐसा करने पर अपवर्तन के पश्चात आने वाली किरणें एक दूसरे के समांतर आती हैं, जिसके कारण हम मान लेते हैं कि ये किरणें कहीं अनंत दूरी पर जाकर मिलेंगी। अर्थात इस परिस्थिति में प्रतिबिंब भी बनेगा किसी अनंत दूरी पर, जिसकी प्रकृति होगी वास्तविक तथा उल्टी, और इसका आकार वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होगा। दोस्तों, अंतिम परिस्थिति में हम वस्तु को फोकस और लेंस के ध्रुव के बीच में कहीं रखते हैं। इस स्थिति में प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे से अपसरित होती दिखाई पड़ती हैं, जिसकी वजह से हम मान लेते हैं कि इसका प्रतिबिंब लेंस के सामने ही बनेगा, और अब इसकी प्रकृति होगी आभासी तथा सीधी। इसके अलावा इसका आकार वस्तु से बड़ा होता है। तो दोस्तों, इसी विषय के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। आज के हमारे इस वीडियो में हमने समझा गोलीय सतहों पर अपवर्तन को, और इसके बाद हमने समझा उत्तल लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, इससे बनने वाले प्रतिबिंब और उनकी प्रकृति को। अगले वीडियो में हम समझेंगे अवतल लेंस द्वारा होने वाले अपवर्तन को, जिसके बाद प्राप्त करेंगे लेंस मेकर सूत्र और जानेंगे लेंस की क्षमता, और अंत में समझेंगे संपर्क में रखे पतले लेंसों के संयोजन को। तब तक के लिए गुड बाय।
गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। वाव, हम क्या नया सीखने वाले हैं टीचर? वंदना, आज हम अपने रचनात्मक विचारों के जरिए समस्याओं को हल करेंगे। बच्चों, अब मुझे कौन बताएगा कि इस रेखा को बिना छुए छोटी कैसे किया जा सकता है? मगर टीचर, ये तो असंभव है। बच्चों, क्या आप भूल गए कि हर समस्या का हल होता है? सभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और सोचकर इसका हल बताओ। टीचर, मैं बताऊं? अरे वाह रवि, यहाँ आओ और इस रेखा को छोटी करके दिखाओ। बहुत अच्छा रवि। देखा बच्चों, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सभी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। यह तो बस एक उदाहरण था, पर जब आप बड़े होंगे तब आपको ढेरों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें आप अपने ज्ञान, बुद्धि और विचारों से हल कर पाएंगे। तो टीचर, हम अपने विचारों को दुनिया के सामने अभी कैसे ला सकते हैं? अच्छा सवाल है। यदि आपको अपने विचारों को आगे बढ़ाना है तो प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में जरूर भाग लेना चाहिए। इंस्पायर अवार्ड्स वो क्या है टीचर? इंस्पायर अवार्ड्स मानक एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF द्वारा किया जाता है। यह अवार्ड्स बच्चों को जीवन सरल करने वाले उनके अभिनव विचारों और नव प्रवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाती हूँ। महाराष्ट्र के रहने वाले नीरज पसपुले ने सभागार की कुर्सियों में एक संकेतक लगाने का विचार दिया, जिससे सभागार में प्रवेश करते ही व्यक्ति को खाली कुर्सी की पहचान संकेतक से हो जाए और वह अपने नजदीक की खाली कुर्सी का चयन कर सके। दमन और दीव के रहने वाले प्रेम, अंकुश और शिवानी ने सड़क के किनारे भरे हुए कूड़ेदान के बाहर बिखरे कूड़े को देखा। तब उन्होंने यह विचार दिया कि अगर इसमें ऐसा यंत्र लगा दिया जाए जो उसके भरने का संकेत कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को दे दे, तो समय से कूड़ा उठाया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश के रहने वाली पार्वती ने ऊर्जा की बचत के लिए एक साथ 3 काम करने वाले चूल्हे को बनाने का सुझाव दिया, जिससे खाना पकाने, पीने का पानी गर्म करने के साथ साथ धुएं को साफ कर उसका उपयोग घर को गर्म रखने में हो सके। पश्चिम बंगाल के रहने वाले ऋषभ ने सार्वजनिक परिवहन में कम सामान के साथ यात्रा करने को बढ़ावा देने और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए वजन के हिसाब से किराया लगाने का विचार दिया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सिकांतो ने देखा कि ज्यादातर सफाई कर्मी सफाई के बाद सड़क के किनारे कचरे का ढेर लगा देते हैं और बाद में इसे हाथ से डस्टबिन या कूड़ा गाड़ी में डालते हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कचरा उठाने और भरने के लिए हाथ से संचालित होने वाली गाड़ी तैयार की है ना अच्छे विचार? पर टीचर, इसे बनाने में पैसे भी लगे होंगे। मैं तो अभी छोटा हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है। चिंता मत करो ईशान, इस प्रतियोगिता में सबसे पहले अपने विचार ही भेजने होते हैं। मैं समझाती हूँ। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से लेकर 10 तक यानी 10 से 15 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं। वह अपने नए विचार विद्यालय के प्राध्यापक को जमा करा सकते हैं। प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य आइडिया कंपटीशन के जरिए भी विद्यार्थियों के विचार इकट्ठा कर सकते हैं। फिर श्रेष्ठ 2 से 3 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का नामांकन प्राध्यापक द्वारा तय प्रारूप में इंस्पायर अवार्ड्स के वेब पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। इसके बाद देश भर से सर्वश्रेष्ठ 1 लाख नए विचारों अथवा नव प्रवर्तनों को चुना जाएगा तथा प्रत्येक को 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ध्यान रखें बच्चों, आपको अपने मौलिक
अनूठे और तकनीकी विचारों को ही सम्मिलित करना है। टीचर, आइडिया कंपटीशन क्या होता है? इस कंपटीशन में विद्यार्थी मौजूदा मशीनों, गैजेट में बेहतरी के लिए सुधार अथवा नई मशीन, गैजेट बनाने के मौलिक तकनीकी विचार जमा करा सकते हैं, जिससे दैनिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके बाद क्या होगा टीचर? चुने हुए विद्यार्थियों को अपने विचारों अथवा नव प्रवर्तनों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल तैयार कर जिला स्तर की प्रदर्शनी में भाग लेना होगा, जहां से राज्य स्तर के लिए 10,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा। राज्य स्तर की प्रदर्शनी से कुल 1,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के लिए चयन किया जाएगा। इस स्तर पर NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से विद्यार्थियों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल विकसित करने में मदद और सलाह उपलब्ध कराएगा। इन प्रोटोटाइप अथवा मॉडल को राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। वाह टीचर, लेकिन हमारे विचारों का चयन किस प्रकार किया जाएगा? अनोखे विचारों का चयन उसकी नवीनता, व्यावहारिकता, सामाजिक उपयोगिता और पर्यावरण के अनुकूलता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि फिलहाल मौजूद तकनीकी से यह कितना बेहतर है। ये तो बहुत अच्छा है टीचर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से कितने प्रोटोटाइप चुने जाएंगे? ऋतु, राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में 60 विशिष्ट प्रोटोटाइप अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा, जिसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नव प्रवर्तन उत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में प्रदर्शित और पुरस्कृत किया जाएगा। वाव! तो बच्चों, कौन कौन तैयार है? मैं। यह हुई ना बात। इंस्पायर अवार्ड्स में भाग लेने के लिए लॉग ऑन करें www.inspire-awards-dst.gov.in। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nif.org.in/inspire-awards। शीला, ऊंची कूद। मयूरी, लंबी कूद। सुनीता, लंगड़ी टांग। और रीटा, 100 मीटर दौड़। चलो बच्चों। अरे रीता, चल। क्या हुआ? घर नहीं जाना? ये देख। मैं मर तो नहीं जाऊंगी ना? ओह, अरे बुद्धू, ऐसे कैसे मर जाओगी? मैं हूं ना। बस इतनी सी बात और इतना बड़ा मुंह फुला लिया। ये तो मेरे साथ भी होता है और इसके साथ भी। चल, रास्ते में सब समझा। अरे रुको 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 रुको, एक पहेली सुलझाओगी? तो कैसी सहेली है यार, इस हालत में भी पहेली? हाँ यार रुखसार, कैसी सहेली है तू? तू तो चुप ही कर। हाँ रीटा, जो तेरे साथ अभी हुआ कुछ समझ आया? नहीं तो हुई ना ये भी एक पहेली। देख, तू मेरी पहेली सुलझा तो तुझे ये पहेली भी समझ आ जाएगी। देखो, कैसा ये रिश्तेदार जो हर महीने आता, इसके स्वागत में हुलिया बदल जाता, जो इसे सुलझाएगी पहेली की सहेली कहलाएगी कहलाएगी। मेरे मामा हो सकते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरे मौसा। नहीं, फिर कौन? चलो तुम्हें ना तुम्हारी आंगनवाड़ी भाभी ही समझाएगी। हाँ चलो जल्दी।
भाभी इतना भी भाव मत खाओ ना, बताओ ना। अरे खीर थोड़ी है जो फटक से परोस दूं। अच्छा चलो मैं अभी एक कहानी सुनाती हूँ, पहेली समझ जाओगी। तुम जैसी ही एक लड़की थी जिसका नाम था मालती। मालती रोज अपनी सहेलियों के साथ स्कूल जाती और हंसते खेलते घर वापस आती। एक दिन जब वह घर से बाहर ही नहीं निकली, तब माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी? सिसकी लेते हुए मालती ने अपनी कुर्ती पर लगा लाल धब्बा दिखाया। माँ ने समझाया, अरे इसे कहते हैं महीना। ये वो रिश्तेदार है जो हर महीने आता और इसके पहले ही स्वागत में हुलिया बदल जाता। फिर मालती की माँ ने उसके हाथ में आईना थमाया और बोली, देख, चेहरे पर ये मुहासे, बढ़ती छाती, बगल के बाल और तेज बढ़ता कद। ऐसे बदल जाता है हुलिया? बाहरी बदलाव के साथ साथ शरीर में कुछ अंदरूनी बदलाव भी होते हैं। अंदर भी? समझाती हूँ। जन्म से ही हर लड़के के पेट के नीचे वाले भाग में अंदर की तरफ कुछ अंग होते हैं जिन्हें स्त्री प्रजनन अंग कहते हैं। इनमें से 2 अंग थैलियों जैसे होते हैं जिन्हें अंडाशय बोलते हैं। ये अंडाशय लाखों छोटे छोटे अंडों से भरे होते हैं। जब लड़की 9 से 10, 11 से 12 या 13 से 14 साल की हो जाती है ना, तब इन अंडों को घूमने का मन करता है। हर महीने एक अंडा किसी एक थैली में से निकलता है और एक अंडवाहिनी से होकर पहुंच जाता है बच्चेदानी यानी गर्भाशय तक। अच्छा सुनो, बच्चेदानी वो अंग है जिसमें गर्भ धारण होने पर बच्चा पलता है। बच्चेदानी के अंदर एक मोटी गुदगुदी परत बन जाती है ताकि अगर बच्चा ठहर जाए तो इस गुदगुदी परत में सुरक्षित रहे। यदि अंडाशय से निकलने के 2 दिन के अंदर अंडे का मिलन पुरुष के शुक्राणु से हो जाए तो गर्भ धारण हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता नहीं है। भाभी क्योंकि मैं छोटी हूँ और स्कूल जाती हूँ, है ना? बिल्कुल सही, क्योंकि अंडे का मिलन पुरुष के शुक्राणु से नहीं होता, वो निकल जाता है और बच्चेदानी को परत की जरूरत नहीं रहती। इसीलिए ये खून की परत धीरे धीरे टूट के गिरने लगती है और बाहर निकल आती है। इसी प्रक्रिया को महीना कहते हैं। ओह, तो जो हर महीने निकलता है वो खून की परत है? और ये प्रक्रिया अलग अलग लड़कियों में 3 से लेके 7 दिन तक चल सकती है। देखो, ये महीना है और ये हर महीने आएगा और ये बिल्कुल आम सी बात है। बाप रे बाप, अब जाके जान में जान आई। मैंने तो सोचा था कि मैं मरने वाली हूँ। चलो, मरना तो कैंसिल, पर मैं दौड़ तो पाऊंगी ना? बिल्कुल। हवाओं में शोर है ये चर्चा, रोर है तेरे पंख है तैयार, ना रुकती तेरी अब रफ्तार, हौसलों में आ गई जान, तेरी ही जीत का है ये फरमान। ऐसे उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला, ऐसे उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला। पहेली की सहेली है तू, पहेली की सहेली। अरे पहेली की सहेली है तू। ये एक और पहेली। मैं सुलझाऊंगी। नहीं, मैं सुलझाऊंगी। मैं नहीं सुलझाऊंगी। अरे अरे क्या करी? अरे खींचो मत। हेलो इंडिया, नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे तो ये और भी बढ़ जाती है।
देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक पाठ के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।